देखो भाई, आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटीज से रिलेटेड थ्योरम्स कौन कौन सी है। लास्ट टाइम हमने प्रोबेबिलिटीज से रिलेटेड जो बेसिक्स हैं उनको हमने समझा कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है और उसकी बेसिक डेफिनेशंस जो हैं, ठीक है, उनको हमने पढ़ा। तो दो तरह की डेफिनेशंस हमने इसमें पढ़ी, क्लासिकल डेफिनेशन या जिसको मैथमेटिकल डेफिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरी हमने पढ़ी स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन। ठीक है, इन दोनों को हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड थ्योरम्स कौन कौन सी है, ठीक है, जिन्हें हम प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स बेसिकली तीन थ्योरम्स हैं प्रोबेबिलिटी में जो हम पढ़ते हैं, और ये लगभग साथ साथ ही चलती है, बिल्कुल अलग अलग करके इनको पढ़ाना भी मुश्किल है, समझना भी मुश्किल है। तो एक इसमें आती है एडिशन थ्योरम, ठीक है, बल्कि मैं नीचे लिखता हूं एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम इसको हिंदी में योग प्रमेय भी बोलते हैं। और इसके लिए आप ध्यान रखो, जहां आपको चॉइस मिलती हो वहां ये थ्योरम लागू होगी। जैसे मैं किसी क्वेश्चन में बोलूं दिस और दिस, या तो ऐसा या फिर ऐसा, तो वहां एडिशन थ्योरम लागू होगी। मान लीजिए, सपोज कीजिए, मैंने कहा कि कोई एक बैग है, ठीक है, और उस बैग में मैंने कहा भाई 10 बॉल्स रेड कलर की हैं, ठीक है, 6 बॉल्स ब्लैक कलर की हैं और 4 बॉल्स वाइट कलर की हैं। और अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई इसमें एक बॉल आपको निकालनी है, ये सब मिक्स है, रैंडमली मिक्स की हुई है, ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब ये इक्वली लाइकली है। लास्ट टाइम हमने बताया था इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है कि सभी बॉल्स के आने के बराबर बराबर चांसेस है। मतलब हमने ऐसा नहीं किया हुआ कि नीचे रेड लगा रखी हो, उसके ऊपर ब्लैक, फिर उस सबसे ऊपर व्हाइट, ताकि मैं हाथ डालूं तो व्हाइट बॉल आराम से निकल आए, ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं। और दूसरा, अब आप देखिए, जो बॉल ब्लैक है वो व्हाइट नहीं है, व्हाइट है वो ब्लैक नहीं है, या ब्लैक है वो रेड नहीं है। तो ये इवेंट्स कैसे हैं? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, इसको भी हमने पढ़ा था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब, जैसे मैंने कहा कि रेड बॉल आ गई तो अपने आप समझिए कि ब्लैक या व्हाइट नहीं आई है, यानी कि एक ही बॉल जो ब्लैक और रेड दोनों नहीं हो सकती फिलहाल इस केस में। ठीक है, तो अब इस केस में एडिशन थ्योरम मुझे लगानी है, मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग के ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल। ठीक है, अब देखो, एक ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे हम? जो मैथमेटिकल, जो अपनी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, तो टोटल बॉल्स कितनी है? यहाँ 20 है। तो एक ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी इसमें कितनी हो जाएगी? फेवरेबल केसेस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल ब्लैक बॉल कितनी है? 6 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, दैट इज 20। और एक व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं कहूँ, तो व्हाइट बॉल्स कितनी है? 4, तो 4/20। और अब मैं कहता हूं कि भाई या तो ब्लैक आ जाए या फिर व्हाइट आ जाए, मैं आपको चॉइस दे रहा हूं, ब्लैक और व्हाइट, ठीक है, ब्लैक और व्हाइट। तो अब इस केस में देखो, अगर आप मैथमेटिकल डेफिनेशन लगाना चाहो तो मेरे लिए फेवरेबल केस क्या हो गए कि ब्लैक या व्हाइट दोनों मेरे लिए फेवरेबल केस हैं, यानी कि 6 और 4 10, 10 में से कोई सी भी आ सकती है। ठीक है, तो 10/20 मेरे लिए ब्लैक और व्हाइट दोनों की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और यहाँ अगर मैं इनको फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं किस तरह से करूंगा? इधर मुझे फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए व्हाइट बॉल। तो 6/20 प्लस 4/20, दैट विल बी 10/20। तो ये जो संभावना है, एक जो बॉल जो हम ड्रॉ करेंगे वो ब्लैक होगी या व्हाइट होगी, इसकी। तो इस तरह के केस में ये एडिशन थ्योरम लागू होती है। अभी हम इसको सिस्टमेटिकली भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए साथ साथ ही करते चलते हैं। तो एडिशन थ्योरम कहां पर हम लागू करते हैं? तो मैंने बताया, जहां पर भी आपको चॉइस मिलती है, वेयर चॉइस इज देयर। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन होगा दिस और दिस, या तो ऐसा भाई या फिर ऐसा, तो वहां आप समझिए कि यहाँ एडिशन थ्योरम हमें लगानी है।
तो यहाँ P A और B, ठीक है, इवेंट है ये A B, जैसे A व्हाइट बॉल आने की संभावना, B ब्लैक बॉल आने की संभावना। तो P A और B हम कैसे निकालते हैं? P A प्लस P B, ठीक है। अगर 3 इवेंट्स है P A और B और C, या ब्लैक व्हाइट या रेड, इनमें से कोई सी एक बॉल आने की संभावना हो, तो P A प्लस P B प्लस P C एंड सो ऑन चलता रहेगा। लेकिन ध्यान रखना ये कब लागू होगा? इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जहां इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है वहां ऐसा करना है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब, जैसे भी मैंने बॉल का एग्जांपल दिया, तो जो बॉल व्हाइट है वो रेड नहीं है, रेड है वो ब्लैक नहीं है, ब्लैक है वो व्हाइट नहीं है, इस तरह से, ठीक है। तो वहां पर ये हम लागू कर देंगे। अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तब हमें क्या करना पड़ेगा? इफ इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इफ इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? उस केस में हम सिंपली निकालेंगे P A और B जो होगा P A प्लस P B माइनस P A B। पहले इसको समझते हैं, ठीक है। P A प्लस P B माइनस P A B, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए हमने आपको लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था, मैं लगभग वैसा ही एग्जांपल फिर से ले रहा हूँ। मान लीजिए कोई एक बैग है और इस बैग में 1 से लेकर 30 नंबर डली हुई बॉल्स हैं। ऐसे यहाँ बहुत सारी बॉल्स पड़ी हुई हैं और इन बॉल्स पर नंबरिंग डल रही है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 से 30 नंबर तक बॉल्स यहाँ है। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई ऐसा करो, एक बॉल निकालो, ठीक है। 1 बॉल आपको निकालनी है, वो आइदर मल्टीपल ऑफ 5 और 7, वो या तो 5 का मल्टीपल हो या 7 का मल्टीपल हो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखा, 5 के मल्टीपल वाली बॉल कौन कौन सी होगी? 5 10 15 20 25 और 30, 30 तक ही है अपने पास तो। और 7 के मल्टीपल वाली होगी 7 14, ठीक है, 21 और 28। तो 1 2 3 4 5 6 6 बॉल तो इसकी आएगी। तो अगर कोई बॉल, मैंने कहा कि 5 का मल्टीपल है, इसकी संभावना मैं निकालना चाहूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए बॉल विच इज मल्टीपल ऑफ 5 इज 6। तो टोटल बॉल कितनी है? 30, तो 6/30, ठीक है। अब 7 का मल्टीपल 7, मैं लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। बाकी आप इसको A B C किसी और इवेंट से आप इसे डिनोट कर सकते हैं, मैं समझाने के लिए आपको इस तरह से नंबर लिख रहा हूँ कि 7 का मल्टीपल। अब 7 के मल्टीपल कितनी बॉल है? 4 है केवल। तो टोटल बॉल कितनी है? 30, 4/30। अब देखो, जो 7 का मल्टीपल है, क्या वो 5 के मल्टीपल में आ रहा है? नहीं आ रहा। या 5 का मल्टीपल वाली कोई बॉल क्या 7 के मल्टीपल में आ रही है? नहीं आ रही। तो यहाँ T मल्टीपल ऑफ 5 और 7 अगर मुझे चाहिए तो सिंपली 6/30 प्लस 4/30 यानी कि 10/30 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये तो नियम लागू हुआ ये वाला, जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या होगा अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है? तो क्या एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी, ठीक है, जरा उसको समझते हैं। अब मैंने कहा कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है मल्टीपल ऑफ 5 और 4, 4 का मल्टीपल या 5 का मल्टीपल। 5 के मल्टीपल में आप करेंगे 5 10 15 20 25 और 30 6, ठीक है। और 4 के मल्टीपल्स में 4, ठीक है, 8 12 16 20 24 28, ठीक है, 28 और आगे तो 32 है, 32 तक तुम जाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये गया भाई अपना 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है ना, 4 और 3 7, हाँ जी 7 बॉल्स इस तरह की होगी। अब आप यहाँ फिर से देख सकते हैं कि जो बॉल 5 का मल्टीपल है वो 6, 4 का मल्टीपल है वो 7। अब देखो क्या 5 के मल्टीपल वाली कोई बॉल 4 के मल्टीपल में भी आ रही है? ध्यान से देखिए, 5 के मल्टीपल में एक बॉल है 20, ये 4 के मल्टीपल में भी आ रही है, यानी कि 1 बॉल इज कॉमन। इट मीन्स इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसका मतलब नहीं है। तो इसका मतलब P6 और 7 जब आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, P6, ठीक है। ये 6 7 ऐसे लिखते नहीं, मैं आपको समझाने के लिए, आपको सरलता से आप समझ सको इसलिए बस मैं नंबर ऐसे लिख रहा हूँ, P6 P7 यानी कि 6 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल, और माइनस जो 6 और 7 दोनों के मल्टीपल में आ रही है वो हमें लेस करनी पड़ेगी, यानी कि एक बॉल है जो दोनों के मल्टीपल में आ रही है वो हमें लेस करनी पड़ेगी, यानी कि 6/30 प्लस 7/30 माइनस एक बॉल जो दोनों में कॉमन है 1/30 वो हमें लेस करनी पड़ेगी। तो 13/30 माइनस 1/30 12/30, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ हमने ये वाला नियम लगाया। अब आपको समझ में आ गया होगा पी ए बी का मतलब क्या है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी, यानी कि दोनों में जो कॉमन है। ठीक है, यानी कि मैं अगर इसको समराइज वे में दोबारा से लिखूं कि इफ इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तब एडिशन थ्योरम कैसे काम करेगी। ठीक है, इफ इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उस केस में कैसे काम करेगी है? उस केस में देखो, दो इवेंट्स के केस में तो पी ए और बी हो जाएगा पी ए, ठीक है, प्लस पी बी माइनस पी ए बी, जो ए में भी है और बी में भी है, दोनों में जो कॉमन है। अगर ए और बी और सी तीन इवेंट्स हो, वहां तो सिंपली हम करते थे पी ए प्लस पी बी, ठीक है, प्लस पी सी, ठीक है, लेकिन अब यहां हमें करना पड़ेगा माइनस पी ए बी, ठीक है, माइनस पी बी सी माइनस पी ए सी, ठीक है। लेकिन अब इसमें आप देखो, जब आप इस तरह से करके देखोगे, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि पी ए पी बी पी सी, फिर ए बी का कॉमन घटाया, बी सी का कॉमन घटाया, ए सी का कॉमन घटाया, लेकिन उसमें ये वाला जो कॉमन है ये भी आपने 2 बार घटा दिया, ठीक है ना। तो इसलिए प्लस करना पड़ेगा पी ए बी सी, ठीक है। अब ये 3 में है, 4 में होगा तो सोचो और लंबा हो जाएगा, 5 में तो और लंबा हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन में ध्यान से समझना मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह की सिचुएशन में जहां इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, वहां पर हम फिर तवज्जो देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हैपनिंग को। इसका मतलब समझना, प्रोबेबिलिटी ये इसी से रिलेटेड है, ऑफ एटलीस्ट वन हैपनिंग। अभी इसका एग्जांपल भी देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। अब जरा समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखो भाई, आज बारिश होगी, इसकी संभावना है पी ए, तो आज बारिश नहीं होगी उसकी संभावना को पी ए नोट बोलेंगे, ठीक है। किसी भी प्रोबेबिलिटी की नेगेटिव प्रोबेबिलिटी है ना, ये नेगेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ठीक है। तो इवेंट ए है आज बारिश होना, आज बारिश होगी पी ए, क्या आज बारिश होगी पी ए, आज बारिश नहीं होगी पी नॉट ए। अब बारिश होगी या नहीं होगी, भी दोनों में से एक ही बात हो सकती है। तो अगर बारिश होने के चांसेस 40% है, तो मैं यूं भी कह रहा हूँ बारिश ना होने के चांसेस 60% है। तो पी ए प्लस पी नॉट ए ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई घटना होगी या कोई घटना नहीं होगी, ठीक है, उन दोनों का टोटल 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हैपनिंग क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे,
ठीक है, मैं पहले एक एग्जाम्पल से बात करता हूँ, उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मैं कहता हूँ स्टैटिस्टिक्स पर कोई एक प्रॉब्लम है, अक्सर इसी तरह का क्वेश्चन आता है, और ये मैंने 5 स्टूडेंट्स को दी, ए बी सी डी और ई, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ए उस प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा, इसके चांसेस 1/2 है, बी उसको सोल्व करेगा, उसके चांसेस 1/3 है, सी उसको सोल्व करेगा, उसके चांसेस 1/4 है, अपने मन से वैसे लिख रहा हूँ, डी उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएगा, उसके चांसेस 1/5 है, और ई उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएगा, उसके चांसेस 1/6 है। अब मैंने आपसे पूछा, ये मैंने क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी दैट दे विल सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ये ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप प्रोबेबिलिटी निकालिए दैट द प्रॉब्लम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसकी संभावना बताओ। अब देखो, मैं एक तरह से आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। अब हो जाए में मैं ये नहीं कह रहा ए सोल्व करे, मैं कह रहा हूँ ए सोल्व कर दे, चाहे बी कर दे, चाहे सी कर दे, चाहे डी कर दे, चाहे ई कर दे, है ना। मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई ए ही करेगा, बी ही करेगा, तो चाहे ए करे चाहे बी करे, तो मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ। अगेन ये एडिशन थ्योरम है, लेकिन अब इसको इस सीधे रूप में निकालना तो कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल नहीं है। ए सोल्व कर देगा प्रॉब्लम, तो क्या ये पक्का है कि फिर बी सोल्व नहीं करेगा? बी भी कर सकता है, हो सकता है प्रॉब्लम ए भी सोल्व कर दे, बी भी कर दे, हो सकता है सी भी कर दे, हो सकता है सारे ही सोल्व कर दे इस प्रॉब्लम को। तो अब मैं जो अपनी एडिशन थ्योरम है वो यहाँ कैसे लगाऊं, यहाँ काम आएगी मेरे एटलीस्ट वन हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हैपनिंग। अब ध्यान से समझना, अब मेरे लिए ये समझना तो मुश्किल है। अब देखो ध्यान से, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको बात को पकड़ना, एडिशन थ्योरम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि भैया प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब इसमें तो बहुत सारी संभावनाएं निकल कर आ रही है। प्रॉब्लम सोल्व तब भी हो जाएगी अगर अकेला ए उसको सोल्व करे, अगर अकेला डी उसको सोल्व करे, अगर अकेला ई करे, या ए और बी करे तब भी प्रॉब्लम सोल्व मानी जाएगी, सारे कर दे तब भी प्रॉब्लम सोल्व मानी जाएगी। तो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए तरीके तो बहुत सारे हो गए हैं, तो उनको तो पकड़ने में बड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा बहुत ज्यादा। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आसान तरीका क्या हो सकता है, प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी इसका। अब मान लो कोई बच्चा आकर मेरे से कहता है, मान लो ये बच्चे मेरे पास आए और आकर कहा सर प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, तो अब क्या बताइए, मेरे मन में कोई दुविधा रहेगी? मेरे मन में सीधा सा बात ये जाएगी, अगर कोई बच्चा आके में कहता है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, तो इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ ना ए ने करी, ना बी ने करी, ना सी ने, ना डी ने, और ना ही ई ने, प्रॉब्लम किसी से भी सॉल्व नहीं हुई, प्रॉब्लम किसी से भी सॉल्व नहीं हुई। इसके चांसेस केवल और केवल ये हैं कि ना वो ए ने करी, ना बी ने, ना सी ने, ना डी ने, और ना ही ई ने। तो ये नेगेटिव प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकाल लूं, तो ये संभावना होगी प्रॉब्लम सोल्व ना होने की, पी नॉट ए आ जाएगा मेरे पास। तो अगर वन में से मैं इस पी नॉट ए को घटा दूंगा तो प्रॉब्लम सोल्व होने की संभावना आ जाएगी। अब चाहे वो ए ने करी हो, चाहे बी ने करी हो, चाहे ए बी ने मिलके करी हो, जैसे भी करी हो। ठीक है, तो अब मैं इसकी तरफ जाऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। ठीक है, मैंने आपसे बताया भी था कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम को अलग अलग समझाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो साथ साथ क्योंकि इनका यूज आता है। तो दूसरी जो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मैं पहले शॉर्ट में बताता हूँ, डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी जितना इसमें यूज है ना उतना बता। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है, वेयर नो चॉइस, जहां कोई चॉइस नहीं है वहां मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी। ठीक है, जहां क्वेश्चन हो दिस एंड दिस, ये और ये, कोई चांस नहीं। ठीक है, अब मैं कहूँ प्रॉब्लम भाई, अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं कहता हूँ कि आप मुझे संभावना निकालो कि प्रॉब्लम सारे सोल्व कर देंगे, ए बी सी डी ई सभी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। ध्यान से समझना, दोनों में जब डिफरेंस है। ओरिजिनली जो क्वेश्चन मैंने दिया है एटलीस्ट वन हैपनिंग के लिए वो डिफरेंट है, मैंने अभी उसको बदल दिया आपको कुछ समझाने के लिए। मैं आपसे अब चाह रहा हूँ कि पहले आप संभावना निकालिए
दे ऑल विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि सभी उस प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे, ये संभावना निकालो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रॉब्लम ए भी सॉल्व करेगा एंड बी भी करेगा, एंड ऐसे लिखा नहीं जाता अक्सर, मैं आपको समझाने के लिए, एंड सी भी सॉल्व करेगा, एंड डी एंड ई सभी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो जहां इस तरह की सिचुएशन, मैंने कोई चॉइस तो नहीं दी ना कि ए सोल्व कर दे या बी कर दे या सी कर दे या डी कर दे, मैं कह रहा हूँ नहीं, सभी करेंगे, सभी को आनी चाहिए, सभी प्रॉब्लम सोल्व कर दे उसको। तो अब मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी। तो यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/6। तो 1 ये जो भी 6 5 जा 30 34 जा कितना हो जाएगा 120 123 जा कितना हो जाएगा 360 362 जा 720। तो 1/720 720 में से एक चांस है कि ये सभी उस प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे, सभी। ठीक है, या इसी तरह का हो सकता है कि कोई टारगेट आप हिट कर रहे हैं, ए टारगेट हिट करेगा उसके चांस, बी टारगेट हिट करेगा उसके चांस, और सभी के टारगेट लग जाएंगे तो उसके चांसेस 1/720 1/720 उसकी संभावना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कुछ इस तरह से काम करेगी, डिटेल में मैं भी इसके बारे में बाद में बता रहा हूँ। अब जो क्वेश्चन जो ओरिजिनली था वो मैं उस पर थोड़ी सी मैंने इसकी भूमिका बता दी, अब मैं वापस वहीं उसी क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सोल्व। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि कम से कम भाई कोई एक तो उसको सोल्व कर दे। ठीक है, मैं जो पूछ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सोल्व, तो इसका मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ, इसका मतलब मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी एक उनमें से उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दे, तो भाई मेरा मेरा पर्पस सोल्व हो जाएगा कि प्रॉब्लम सोल्व हो गई। ठीक है, तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हैपनिंग, इसी को बोलते हैं कि कम से कम कोई एक जना आकर उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दे। लेकिन उसमें मैंने बताया कि बड़ी समस्या है कि ए करेगा या बी करेगा या सी करेगा या ए बी करेंगे या सी डी करेंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ आसान क्या रहेगा, आसान ये रहेगा कि प्रॉब्लम सोल्व ना हो उसकी उसकी संभावना, और वो सोल्व कब नहीं होगी, जब ना ए करे ना बी करे ना सी करे ना ही डी करे, जब वो कोई भी उसको सोल्व नहीं करेगा। ठीक है, तो तब उस केस में ये मतलब माना जाएगा कि प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो अब मैं यहाँ क्या निकालने जा रहा हूँ, मुझे निकालना है पहले ये प्रोबेबिलिटी कि वो सोल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व। ठीक है, बाय ए उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करेगा, ए के सोल्व करने के चांसेस 1/2 है, तो सोल्व ना करने के चांसेस कितने हो जाएंगे 1 - 1/2। इसको बोलेंगे पी नॉट ए प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करेगा उसके चांसेस हो जाएंगे 1 - 1/2 यानी कि 1/2। ठीक है, बी उसको सोल्व नहीं करेगा, पी नॉट बी से सोल्व नहीं होगी तो 1 - 1/3 2/3 हो जाएगी। सी से सोल्व नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो पी नॉट सी 1 - 1/4 3/4 हो जाएगी। नॉट डी से सोल्व नहीं होगी 1 - 1/5 यानी कि 4/5 हो जाएगी। और नॉट ई, ठीक है, तो 1 - 1/6 यानी कि 5/6 हो जाएगी। और अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम सोल्व ही ना हो। ठीक है, मुझे वो पता चल जाए कि प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं हुई है। सोल्व ना होने का मतलब ना ए से हुई, ना बी से, ना सी से, ना डी से और ना ही ई से, तो सोल्व हुई ही नहीं, इसका मतलब किसी ने भी नहीं करी। तो वो मुझे पता चल जाए तो उसको अगर मैं 1 में से लेस कर दूंगा तो सोल्व हो जाएगी, उसके चांसेस आसानी से निकल आएंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व्ड एट ऑल।
प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं होगी उसकी संभावना, तो सोल्व तो वही तब नहीं होगी जब इनमें से कोई भी सोल्व ना करे। तो यहाँ कौन सी थ्योरम लगेगी? यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर ए में इनमें से किसी एक ने भी सोल्व कर दिया तो वो सोल्व करी हुई मानी जाएगी। तो इसलिए ना ए करे, ना बी, ना सी, ना डी और ना ही ई, कोई भी इस प्रॉब्लम को सोल्व ना करे। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई उसकी कितनी थी 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। अभी कितनी आसानी से हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, यानी कि इनमें से कोई भी सॉल्व नहीं करेगा, उसके चांसेस 1/6 है। तो अब प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, सिंपल 1 बाई सोल्व ना होने के चांसेस निकाल लिए ना 1/6, तो सोल्व होने के 1 - 1/6 कर दो 5/6। अब ये 5/6 है, अब 5/6 में चाहे ए ने किया हो, चाहे बी ने किया हो, चाहे ए सी ने मिलकर किया हो, चाहे बी सी ने किया हो, वो सब आ गया। ठीक है, तो इनमें से कोई भी इस प्रॉब्लम को सोल्व करे प्रॉब्लम सोल्व हुई मानी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये लागू होती है एडिशन थ्योरम। दूसरी थ्योरम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, थोड़ा सा उसको भी करते हैं, बाकी तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तीसरी बेस थ्योरम है, उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है? जैसे कि मैंने बताया, नो चॉइस। ठीक है, कोई चॉइस नहीं, नो चॉइस इज देयर, ना कोई सीक्वेंस तोड़नी है। हमने कहा कि पहले ब्लैक बोल होनी चाहिए तो पहले ब्लैक किया, फिर रेड है तो रेड आनी चाहिए। ठीक है, नो चॉइस इज देयर। तो अब ये जो है कहाँ लागू होगी? जहां पर सिचुएशन मिलेगी दिस एंड दिस, या नाइदर नोड, नीदर नोड, जैसे यहां था नीदर नोड, मतलब ना तो ए ने की प्रॉब्लम, ना बी ने सोल्व की, ना ए ने करी, ना डी ने करी, ना सी ने करी। तो जहां इस तरह की सिचुएशन है, मतलब कोई चॉइस नहीं है, वहां पर ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लागू होगा। तो पी ए बी बोलते हैं उसको। ठीक है, ए एंड बी के ए एंड बी बोल दो, पी ए बी बोल लो। ठीक है, पी ए एंड बी या पी ए बी, और ये इक्वल टू होगी पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी। और अब ये भी दो तरह की सिचुएशन में लागू होती है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इवेंट्स किस तरह के हैं। तो अब दोनों में मैं बता रहा हूं, इन केस वेयर द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इन केस वेयर इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, जहां इवेंट्स इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब समझो कि एक इवेंट्स के होने का अगले इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पर कोई असर न पड़ता हो। ध्यान से समझो, इस एग्जांपल से समझना पड़ेगा। हमने एक बैग लिया और उसमें कुछ बॉल्स डाली हमने, कुछ व्हाइट बॉल है 20, ठीक है, कुछ ब्लैक बॉल है 10 और कुछ रेड बॉल है मान लीजिए 8। और हमने कहा किसी से कि भाई एक काम करो, आप आओ, आपको 3 बॉल निकालनी है। कितनी बॉल निकालनी है? 3, 1 2 3। ठीक है, एक एक करके 3 बॉल निकाल के, और क्या शर्त है? बॉल निकालोगे, निकालने के बाद उस बॉल का कलर देखोगे और वापस रख दो। ठीक है, तो अब वो लगातार 3 रेड बॉल निकालेगा, उसकी संभावना। अब पहली रेड बॉल आने के चांसेस कितने हैं? 8 बाय, यहाँ देखो टोटल बॉल कितनी है? 38। अब हमने कहा अच्छा कलर देख लिया मैंने भी, वापस रखा, अब इसके अंदर फिर से मिक्स कर दे। ठीक है, बॉल हम निकाल रहे हैं विद, इसे बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट, कि जो बॉल आई उसका कलर देखेंगे, वापस रख देंगे, फिर से नहीं निकालेंगे। अब मैंने कहा फिर से रेड निकाल गई, अगर तूने लगातार 3 रेड बॉल निकाल दी तो मैं तेरे को 500 रुपए का इनाम दूंगा। तो वो 500 रुपए जीत जाएगा, उसकी संभावना क्या है वो मैं निकाल रहा हूँ। तो उसने बॉल निकाली, वापस रख दी, फिर उसके बाद बॉल निकाली। अब अगली फिर से देखो बैक की सिचुएशन क्या हो गई, फिर से वही सिचुएशन है, वही, उसमें 8 रेड, ये ब्लैक और ये व्हाइट, और फिर से मिक्स कर दिया, तो 8/38। इसके बाद आगे फिर मैंने कहा कि फिर से रेड बॉल, तो 8/38।
ठीक है, तो हर बार जो हमने बॉल निकाली, इस बॉल के निकालने का इस बॉल की प्रोबेबिलिटी पर कोई संभावना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। या मान लीजिए मैं कहता हूँ 500 रुपए के इनाम तेरे को तब दूंगा जब पहली बॉल रेड निकालेगा तू, इसके बाद दूसरी ब्लैक निकालनी है, तीसरी व्हाइट। अगर ये इस सीक्वेंस में आ गई तो तेरे को इनाम मिलेगा। अब पहली रेड आने के चांसेस यहाँ पर भी विद रिप्लेसमेंट है, बॉल निकालो, कलर देखो, वापिस रखो। 8/38, ठीक है, बॉल वापस रख दी, अगली बॉल, अब दोबारा से वही सिचुएशन है, अब 10/38, ठीक है। ब्लैक बॉल आने के चांसेस, अगर ब्लैक बॉल में पहले निकालता तो इसकी संभावना कितनी थी, 10/30, और बाद में निकाल रहा हूँ तब भी 10/30, 30 नहीं सॉरी 38। और अब इसके बाद मैं कह रहा हूँ व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल कितनी है 20, टोटल बॉल कितनी है 38, 20/38, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो अगली सिचुएशन देखो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट, आपको 3 बॉल निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 बॉल कंटिन्यू निकाल भाई, जो बॉल निकालनी है वो वापस नहीं रखेगा। अगर 3 बॉल रेड निकाल दी तुमने तो 500 रुपए का इनाम ले जाने मेरे से, ठीक है। पहली बॉल निकाली 8/38, अब बॉल तो वापस रखी नहीं, तो अब एक बॉल यहाँ से कम हो चुकी है, तो अब अगली रेड बॉल आएगी, उसके चांसेस कितने हो जाएंगे, बॉल रह गई है 7 और टोटल बॉल रह गई 37। अब अगली रेड बॉल आने के चांसेस कितने हैं, एक बॉल और कम हो चुकी है, ठीक है। तो बॉल रह गई है 6 और टोटल बॉल रह गई है 36। तो अब 3 रेड आने के चांसेस ये हो गए हैं, पहले देखो कितने थे। और मैं कहूँ कि रेड, ब्लैक और व्हाइट चाहिए, अब जरा देखना। अब पहले रेड निकाली, देखो सीक्वेंस का कितना, पहले रेड के चांस 8/30 है। अच्छा मैं पहले ब्लैक निकालता, पहले ब्लैक, तो चांसेस कितने आते हैं, 10/38 आते हैं, 10/38। लेकिन पहली मैंने रेड निकाली, दूसरी ब्लैक बोल रहा हूँ, तो ब्लैक आने के चांसेस, ब्लैक बॉल तो 10 है लेकिन एक बॉल कम हो गई ना, ये 37 हो गया। और अगली बॉल व्हाइट आने के चांसेस, व्हाइट बॉल तो 20 है, लेकिन अगर पहली बॉल व्हाइट निकालता तो उसके चांस 20/38 होते, लेकिन अब मैं तीसरे नंबर पर निकाल रहा हूँ तो 20/36, ठीक है। आई थिंक दोनों में डिफरेंस उनमें आ गया होगा, ठीक है। तो जब इवेंट्स, एक इवेंट्स होने का अगले सब्सिक्वेंट इवेंट्स पर असर नहीं पड़ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी पर, तो उसे बोलते हैं इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। और जब उसकी सब्सिक्वेंट प्रोबेबिलिटी उससे अफेक्ट होती है तो हम बोलते हैं इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो दोनों बातें समझ में आगे होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिखकर इसको क्लोज करता हूँ। तो इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इसका मतलब इंडिपेंडेंट कब कहेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सब्सिक्वेंट event is not affected by previous event। पहले वाली घटना से सब्सिक्वेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस केस में पी ए बी कैसे निकालेंगे, सिंपली पी ए को पी बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं हैं, ठीक है, इफ इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, if events are not independent, इसको डिपेंडेंट इवेंट भी बोल सकते हैं, आश्रित घटनाएं। बेस थ्योरम तो पूरी तरह से इसी पर ही बेस्ड है। तो वहां कैसे निकालेंगे, पी ए बी हमें कैसे निकालनी है। तो पहली घटना अगर पी ए है तो पहले पी ए मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, पी बी डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है, देखो पहली बॉल मैंने निकाली रेड, तो 8/38 प्रोबेबिलिटी थी, और पहली बॉल अगर मैं ब्लैक निकालता तो प्रोबेबिलिटी 10/38 आती, लेकिन रेड निकलने के बाद इसकी संभावना 10/37 है। तो ये जो 10/37 है ना, इसको हम बोलेंगे बी डिपेंड ऑन ए। अगली घटना जो पिछली वाली घटना के घटने के बाद जो उसकी प्रोबेबिलिटी पर जो असर पड़ेगा, और अगर पहले हम इवेंट्स बी को लागू कर रहे हैं तो पी बी मल्टीप्लाई पी ए डिपेंड ऑन बी, इस तरह से ये काम करेगा।
ठीक है, तो इनके काफी सारे एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, समझेंगे इसमें कि किस तरह की इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। और जब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर अच्छे से कमांड हो जाएगी फिर हम बेस थ्योरम पर चलेंगे। ठीक है, तो आज आप इनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इनके काफी सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको आपकी बुक में, उनको आप स्टडी करिए, देखिए और बड़ा